नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी आज से 70 साल पहले के भारत के मद्रास से है, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आज मैं आप सभी के लिए 1950 के दशक के एक ऐसे स्पाइन चिलिंग सॉल्व्ड मर्डर केस की दास्तान लेकर आया हूं, जिसने उस दशक के लोगों को शॉक कर दिया था और पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होने लगी थी। कत्ल किए गए इंसान का आधा शरीर कहीं और से बरामद किया गया था और बाकी का आधा शरीर किसी और जगह से। अखबारों में फ्रंट पेज पर इस जुर्म की दास्तान बताई जाती थी और आज भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इस केस की स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि उस समय जब 1950 के दशक में फॉरेंसिक भारत में इतना डेवलप्ड नहीं था, उसके बावजूद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन की बदौलत इस केस को सॉल्व किया गया। हालांकि शुरू में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी कुछ गलतियां हुई थी, जिन गलतियों से आज के स्टूडेंट्स को भी काफी सीख मिलती है, जो कि मैं आगे इस दास्तान जुर्म में आपको बताऊंगा। और जब कातिलों को पकड़ा गया तो जज ने भी उन्हें ऐसी सजा सुनाई जिसकी लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। तो क्या थी ये कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। वर्ल्ड वॉर II के दौरान मद्रास के अवेली में सब डिविजनल ऑफिसर की हैसियत पर ब्रिटिश आर्मी को सर्व करने वाले एलेवेंडर नाम के शख्स को साल 1947 में भारत की आजादी के बाद उसकी सर्विस से रिटायर कर दिया गया था और उसके बाद रोजी रोटी कमाने के लिए उसने मद्रास के एक बहुत बड़े फाउंटेन पेन व्यापारी मिस्टर MC कोनन चेट्टी के यहाँ उनकी कंपनी जेम्स एंड को में नौकरी करने लगा। सन 1950 के उस दशक में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा था, जिसे देखते हुए एलेवेंडर ने सोचा कि उसे प्लास्टिक गुड्स और सेल्यूलॉइड्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए, मगर उसके पास अपनी शॉप खोलने के लिए जगह नहीं थी। तो उसने अपने बॉस यानी कि मिस्टर MC कोनन चेट्टी से रिक्वेस्ट की कि क्या वो उनकी कंपनी के बाहर अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक गुड्स और सेल्यूलॉइड्स की दुकान लगा सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि एलेवेंडर वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसका बॉस भी उसी कम्युनिटी से था। तो उसने एलेवेंडर को शॉप खोलने की जगह अपनी कंपनी के बाहर दे दी। इसके बाद एलेवेंडर वहां अपनी प्लास्टिक गुड्स की शॉप चलाने लगता है और साथ ही साथ उसने एक और बिजनेस शुरू किया, जो कि साड़ियों का बिजनेस था। और उस समय उसने इंस्टॉलमेंट पर साड़ी देने की न्यू स्कीम शुरू की, जो कि उस वक्त में कुछ नया था। सभी को वो स्कीम पसंद आई, क्योंकि जिन महिलाओं के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो एक नई साड़ी खरीद सके, वो महिलाएं साड़ी खरीदकर किश्तों में पैसे दे सकती थीं। तो इस स्कीम से एलेवेंडर को काफी फायदा हुआ। दोस्तों, यहां फायदे से मेरा मतलब पैसों का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं आपको आगे समझाता हूं। दरअसल एलेवेंडर की नीयत महिलाओं को लेकर ठीक नहीं थी और उसकी जो साड़ियों की क्लाइंट्स होती थी वो मोस्टली नर्सेस, स्पिंस्टर्स, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां और हाउसवाइफ्स हुआ करती थी। और जो महिलाएं एलेवेंडर की इंस्टॉलमेंट्स नहीं उतार पाती थीं, उन्हें वो अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता था और उसकी ये बात काफी महिलाएं मान भी लिया करती थी। दोस्तों, एलेवेंडर एक बहुत ही दिलफेक, रंग मिजाज और कैसेनोवा किस्म का व्यक्तित्व रखता था। एक बीवी और 2 बच्चे होते हुए भी वो बाहर की औरतों से रिलेशन रखा करता था। सन 1951 में जेम्स एंड को शॉप पर देवकी मेनन नाम की एक 20 साल की लड़की फाउंटेन पेन खरीदने आती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है और वो उस समय नई नई केरला से मद्रास शिफ्ट हुई होती है और उसे देखकर एलेवेंडर पागल हो जाता है और उसके साथ भी वही सब करने की सोचता है जो वो बाकी औरतों के साथ करता था। उसने किसी तरह से देवकी से दोस्ती कर ली और अब वो दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे और एलेवेंडर ने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाए। मगर कुछ दिनों बाद अक्टूबर 1951 में देवकी को यह पता चलता है कि एलेवेंडर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और तो और उसने 300 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ अपने संबंध बनाए हुए हैं।
ये सब पता चलने के बाद देवकी मेनन एलेवेंडर से ब्रेकअप कर लेती है और अपने टूटे दिल के साथ अपने होम टाउन केरला वापस चली जाती है और वहां वो अपने पेरेंट्स के मनपसंद लड़के से शादी कर लेती है। और इस तरह से देवकी और एलेवेंडर की सो कॉल्ड प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और बात आई गई हो जाती है। उधर देवकी अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है और यहाँ एलेवेंडर भी अपने उसी पुराने काम में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि आपको समय समय पर क्राइम स्टोरीज मिलती रहें। देवकी और एलेवेंडर के ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद द इंडोसेलोन बोटमेल ट्रेन, जिसे चेन्नई धनुषकोडी ट्रेन के नाम से भी जाना जाता था और जो आज रामेश्वरम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, वो ट्रेन 29 अगस्त 1952 को मद्रास के एग्मोर रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी को रवाना होती है और लगभग 7.5 घंटे का सफर तय करके 462 किलोमीटर दूर मनमदुरै रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है। और तभी कुछ पैसेंजर्स की एक लोहे के ट्रंक पर नजर पड़ती है, क्योंकि उस ट्रंक से काफी गंदी बदबू आ रही थी और उसमें से कुछ फ्लूइड भी बाहर आ रहा था। पैसेंजर्स इस बात की कंप्लेन टिकट चेकर से करते हैं और टिकट चेकर रेलवे पुलिस को बुलाता है और इसकी जांच करने को कहता है। जब रेलवे पुलिस वो ट्रंक खोलती है तो सभी लोग सिहर उठते हैं, क्योंकि उस ट्रंक में से एक हेडलेस बॉडी बरामद होती है। इसके बाद लोकल पुलिस को वो बॉडी हैंडओवर कर दी जाती है और लाश की शिनाख्त के लिए और पोस्टमार्टम और बाकी की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे मदुरै के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भेज दिया जाता है, जहां पर उस लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्ण स्वामी मौजूद थे। उन्होंने उस लाश का पोस्टमार्टम किया और ऑटोप्सी के बाद उन्होंने ये बताया कि वो लाश एक 25 साल के मुस्लिम आदमी की है और ये बात उन्होंने इस बिना पर कही क्योंकि उस बॉडी की पेनिस का सर्कमसिजन हो रखा था। दोस्तों, सर्कमसिजन मुस्लिम कम्युनिटी की एक कस्टम होती है। स्क्रीन पर आप इसका मतलब देख सकते हैं। और जब बॉडी ट्रंक से बरामद की गई थी तो उसने ग्रीन कलर के सॉक्स भी पहने हुए थे और ग्रीन कलर मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि बॉडी की कमर पर एक धागा भी बांधा हुआ मिला था जो कि हिंदू लोग यूज करते हैं, मगर उस धागे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर से काफी सारी गलतियां हुई जिसका खुलासा आगे होगा, तो तब तक के लिए उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सही मान लिया गया। इधर दूसरी तरफ एलेवेंडर 28 अगस्त 1952 वाले दिन से ही गायब था। उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। वो कहां गया किसी को भी पता नहीं था। जब उसकी बीवी ने खोजबीन शुरू की तो उसे किसी ने बताया कि उसे आखिरी बार देवकी मेनन के साथ कहीं जाते हुए देखा गया था और उसके बाद से ही वो वापस शॉप पर नहीं आया और ना ही कहीं दिखा। मगर देवकी मेनन तो पिछले साल अक्टूबर 1951 में ही मद्रास छोड़कर चली गई थी, तो फिर वो 28 अगस्त 1952 को एलेवेंडर के साथ कैसे देखी गई? आइए समझते हैं। जब देवकी पिछले साल अपने होम टाउन गई थी तो उसने प्रभाकर मेनन नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी और उसके बाद वो अपने पति के साथ मद्रास वापस आ गई थी। इसके बाद एक दिन देवकी अपने पति को लेकर जेम्स एंड को कंपनी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एलेवेंडर से पहली बार हुई थी और इस बार भी एलेवेंडर उसे वहीं मिलता है और वो प्रभाकर मेनन को देवकी से शादी होने की बधाई देता है और इसके बाद वो देवकी से भी काफी ज्यादा घुल मिलकर बात कर रहा होता है, जिसे देखकर उसके पति को कुछ ठीक नहीं लगता और वो देवकी पर शक करने लगता है और ये सोचने लगता है कि कहीं देवकी और एलेवेंडर का कोई पुराना रिलेशन तो नहीं है। देवकी से पूछने पर वो साफ साफ इनकार कर देती है कि उसका पहले कभी कोई रिलेशन नहीं रहा है। जब एलेवेंडर की वाइफ को ये बात पता चलती है कि आखिरी बार एलेवेंडर देवकी के साथ देखा गया था तो वो उसका पता करने देवकी के घर चली जाती है, मगर उसके घर पर प्रभाकर मेनन यानी कि देवकी का पति मिलता है जो उसे बताता है कि उसने एलेवेंडर को कभी नहीं देखा और वो उसे जानता तक नहीं है। देवकी भी बताती है कि वो उससे साड़ी के लिए कुछ बात करने गई थी और उसके बाद उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई। ये सुनकर एलेवेंडर की वाइफ घबराती है और वो सीधे जेम्स एंड को कंपनी के मालिक मिस्टर MC कुरन चट्टी, जो कि एलेवेंडर के बॉस भी थे, उनके पास जाती है और उनसे एलेवेंडर की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर चट्टी के FIR दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और 29 अगस्त 1952 को पूछताछ के लिए वो देवकी के घर तक जा पहुंचती है।
जहां पर उन्हें यह पता चलता है कि देवकी और उसका पति मद्रास छोड़कर बॉम्बे जा चुके हैं। पुलिस को यह बात कुछ हजम नहीं होती कि अभी कल तक तो दोनों मद्रास में ही थे और फिर अचानक वो मद्रास छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। इसके बाद पुलिस वहां से वापस चली जाती है और उन्हें रास्ते में रोयापुरम बीच पर एक भीड़ का जमावड़ा दिखता है। भीड़ क्यों है ये जानने के लिए वो दोनों पुलिस वाले वहां जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें एक और झटका लगता है। उन्हें वहां एक शर्ट में लिपटा हुआ एक ह्यूमन हेड बरामद होता है। ये उस दिन की दूसरी घटना थी, क्योंकि उसी दिन ट्रेन में से एक हेडलेस बॉडी पुलिस को बरामद हुई थी और दूसरी तरफ बीच पर एक कटा हुआ सर। उस कटे हुए सर को भी पोस्टमार्टम के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर सीबी गोपाल कृष्णन वहां मौजूद थे, जो उस समय भारत के फॉरेंसिक जगत के बहुत नामी आदमी थे, जिन्होंने फॉरेंसिक की पढ़ाई लंदन से की थी और जो फॉरेंसिक में काफी एक्सपर्ट थे। इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान का सर बर्नार्ड भी कहा जाता है, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। यहां पुलिस एक बात नोट करती है कि एक ही दिन में दो अलग अलग जगह से शरीर के दो अलग अलग हिस्सों का मिलना कोई कोइंसिडेंट है या कुछ और बात है। फिर पुलिस डॉक्टर सीबी गोपाल कृष्णन से उस हेडलेस बॉडी को भी पोस्टमार्टम करने के लिए कहती है, जिसका पोस्टमार्टम ऑलरेडी मदुरई के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो रखा था, क्योंकि पुलिस को यह शक था कि कहीं शरीर के ये दोनों ही हिस्से किसी एक आदमी के तो नहीं हैं। डॉक्टर सीबी गोपाल कृष्णन के पोस्टमार्टम परफॉर्म करने के बाद पुलिस का यह शक सही निकलता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो सर और वो धड़ एक ही आदमी का है और उस आदमी की उम्र 25 साल नहीं बल्कि 40 साल के आसपास है और उसकी मौत करीब 48 घंटे पहले ही हुई है। और तो और उस लाश की बॉडी के ऊपर से दो अननोन ह्यूमन बींग्स के डीएनए भी बरामद हुए हैं। फिर पुलिस के ध्यान में ये बात आती है कि एलेवेंडर नाम का 42 साल का एक शख्स, जो कि 48 घंटे से यानी कि 28 अगस्त 1952 से ही गायब है, जिसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो कहीं ये बॉडी एलेवेंडर की ही तो नहीं है। इसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती है और लाश की पहचान के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से एलेवेंडर के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी निकलवाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एलेवेंडर पहले ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर चुका था। उसके बाद एलेवेंडर के फिंगरप्रिंट्स उस लाश के फिंगरप्रिंट्स से मैच किए गए, तो पता चला कि वो लाश एलेवेंडर की ही है। अब सवाल ये उठता है कि एलेवेंडर का मर्डर किया किसने। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो ये बात सामने आती है कि 28 अगस्त 1952 को एलेवेंडर रोयापुरम सिमेट्री रोड पर स्थित देवकी मेनन के घर जाते हुए देखा गया था, मगर वो वहां से उसके बाद वापस कभी आते हुए दिखा ही नहीं। अब पुलिस को देवकी और उसके पति पर शक होता है और वह दोबारा देवकी के घर जाती है और उनके दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसती है और वहां से देवकी और उसके पति प्रभाकर की कुछ चीजें उठाकर ले आती हैं, ताकि उन चीजों पर मौजूद डीएनए से ये पता लगाया जा सके कि लाश पर जो डीएनए मिले हैं वो इन्हीं दोनों के हैं या नहीं। और इसके बाद उन चीजों पर मिले डीएनए और उस बॉडी पर मिले दो अननोन डीएनए मैच कराए जाते हैं और डीएनए मैच भी कर जाते हैं। इसके बाद पुलिस देवकी और प्रभाकर की खोज करती है और मुंबई से उन दोनों को अरेस्ट करके चेन्नई वापस लेकर आती है। इसके बाद दोनों का ट्रायल होता है और इंटरोगेशन में दोनों ये कबूल करते हैं कि उन्होंने ही एलेवेंडर को मारा है। और जब उनसे ऐसा करने की वजह पूछी जाती है तो देवकी बताती है कि शादी के बाद भी एलेवेंडर उसके साथ पुराना वाला ही रिलेशन रखना चाहता था, मगर देवकी अब शादीशुदा थी तो वो एलेवेंडर के साथ ऐसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी और देवकी के मना करने के बावजूद वो उसे हैरास और ब्लैकमेल करने लगा। देवकी ने यह बात अपने पति को बता दी और उसके पति ने भी एलेवेंडर को काफी समझाया, मगर वो अपनी हवस में इतना पागल हुआ पड़ा था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होकर 28 अगस्त 1952 को देवकी ने एलेवेंडर को अपने घर ये कहकर बुलाया कि उसका पति आज घर पर नहीं है, तो ये अच्छा मौका है उन दोनों के मिलने का, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एलेवेंडर के लिए एक ट्रैप था। एलेवेंडर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वो देवकी से मिलने उसके घर चला गया। घर में घुसते ही एलेवेंडर अपना वहशीपना दिखाने लगा, जैसे कि वो कितने सालों से देवकी के साथ संबंध बनाने की भूख में था। उसकी बदतमीजी से देवकी चिल्लाने लगती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पति प्रभाकर मेनन चाकू लेकर दौड़ कर आता है और एलेवेंडर की गर्दन में जोर से वार करता है और उसके धड़ से उसका सर अलग कर देता है। इसके बाद वो दोनों एलेवेंडर के धड़ को एक ट्रंक में बंद करके इंडो सिलोन बोर्ड मेल ट्रेन में एज अ पैसेंजर चढ़ते हैं, ताकि वो शक के घेरे में ना आए, और उस ट्रंक को सीट के नीचे रखकर अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और उसका सर
रोयापुरम बीच पर ले जाकर उसी के शर्ट में लपेटकर गाड़ देते हैं, जो कि बाद में समुद्र की लहरों की वजह से ऊपर आ गया था। देवकी का यह कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस के सामने एक दिक्कत ये थी कि कोर्ट में पेशी के समय दोनों ही अपने बयान से पलट सकते थे, क्योंकि इसका कोई विटनेस नहीं था जिसे इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी हो और पुलिस की गवाही कोर्ट में वैलिड नहीं होती है। तो पुलिस ने देवकी को एक ऑफर दिया और उससे कहा कि अगर वो इस केस में एक गवाह बन जाती है और अपने पति के खिलाफ गवाही दे देती है तो पुलिस देवकी को सजा नहीं होने देगी और सारा इल्जाम उसके पति प्रभाकर मेनन पर चला जाएगा। देवकी कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूं, क्योंकि एलेवेंडर के साथ मेरे नाजायज संबंध थे और ये सब जानते हुए भी मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे तकलीफ में देखकर उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे पति ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए ही किया और मेरी सुरक्षा के लिए किया। और इस तरह देवकी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए पुलिस के उस ऑफर को ठुकरा दिया। अब मामला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सभी की दलीलों को सुनते हुए, समझते हुए और मद्देनजर रखते हुए जस्टिस A.S. पंचापकेसा अय्यर ने यह फैसला सुनाया कि यह कोई मर्डर केस नहीं है, बल्कि एक कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस है। और कोर्ट ने प्रभाकर मेनन को 5 साल की कैद और देवकी मेनन को 3 साल की कैद की सजा सुनाई, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत कम सजा थी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो जुर्म उन्होंने किया था उसके लिए उम्र कैद का विधान बताया जाता है। उसके बाद जस्टिस A.S. पंचापकेसा अय्यर के ऊपर मद्रास के लोगों ने काफी आरोप लगाया कि ये फैसला उन्होंने बायस्ड होकर दिया है या उन्होंने देवकी के लिए सिंपैथी दिखाई है वगैरह वगैरह। देवकी और प्रभाकर के अच्छे बिहेवियर के कारण देवकी 3.25 साल में और प्रभाकर 4 साल और कुछ महीनों में ही जेल से रिहा हो जाते हैं और दोनों वापस केरला जाकर अपना एक होटल चलाने लगते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलेवेंडर मर्डर केस की पूरी कहानी, जिसे आज भी इंडियन फॉरेंसिक साइंस की टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है कि फॉरेंसिक की कितनी गलतियों के बावजूद ये केस आखिरकार फॉरेंसिक की हेल्प से ही सॉल्व किया गया था, वो भी उस वक्त जब फॉरेंसिक इंडिया में उतना डेवलप्ड नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।